हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण थोड़ा लेट मेरा ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि मेरे ध्यान में था कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके नज़र में देखते हुए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया, हमको एक दिन और पहले आपको देना चाहिए था, तो टाइम की कमी के कारण हम ये नहीं कर पाए। फिर भी मेरा कोशिश है, आई जस्ट ट्राई फॉर माई बेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस हैं दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है इसमें आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इसी जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको लिखना भी है, उसको थोड़ा ठीक से चॉक आउट कर लेना है, पढ़ लेना है, सो दैट कि हम आई होप दैट कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें। ओके, नाउ स्टार्ट। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने डाला है। फर्स्ट, गिव रीजन से हमेशा गिव रीजन ये क्वेश्चन आता है, और हमेशा ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये गिव रीजन का कुछ क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि आपका रिड्यूस सिलेबस में जो आ रहा है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, वाई ग्रेफाइट रॉड। ये क्वेश्चन है गिव रीजन, वाई ग्रेफाइट रॉड दैट इज एनोड। एनोड जो है ग्रेफाइट का बना हुआ है, मान लीजिए जिस इलेक्ट्रोलाइसिस में आर कंटिन्यूसली रिप्लेस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, अगर एनोड ग्रेफाइट रॉड का बना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में उसको रिप्लेस करना पड़ता है, हटाना पड़ता है और नया रॉड डालना पड़ता है। तो वाई कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, रीज़न क्या है, क्योंकि जब रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, और ये जो एनोड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है एनोड में, ये ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है उस ग्रेफाइट के साथ। तो यही दिया, रिएक्ट्स विद ग्रेफाइट रॉड टू फॉर्म, और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कार्बन और ग्रेफाइट रॉड है ये गेट कंज्यूम, इसका यूज़ होता है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है। तो उसका थिकनेस मतलब ग्रेफाइट का कंजम्पशन होना शुरू होता है, ग्रेफाइट का यूज़ होता है, क्योंकि एक कार्बन है और इसका इस तरह से प्रोडक्शन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का यूज़ हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये ग्रेफाइट और यू कैन से दैट कार्बन है ना, ये कंजम्पशन होता है और धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, बार बार बीच बीच में उसको नया न्यू वन डाला जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, ये आंसर हुआ क्लियर। ठीक है, इसमें रटना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि रटना है, रटो रटो अंधाधुन रटो ब्लाइंड होके, नहीं, इसको पहले समझ लेना है, और समझा हुआ रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कंसेप्ट को यही बोलते हैं कंसेप्ट। तो क्वेश्चन जो है ज़्यादातर कंसेप्चुअल आता है, कंसेप्ट बेस आता है। तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिना है, दैट इज Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू से हम इसको रिड्यूस नहीं करते। जैसे रिडक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, या कार्बन है तो कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्शन करता है। तो ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम रिड्यूस ये नहीं कर पाता है। या कह सकते हैं आप कि एल्युमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय दिस कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, क्यों नहीं? तो रीज़न क्या है कि एल्युमिनियम हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है कि ये क्विकली और स्ट्रांगली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो एक स्टेबल ऑक्साइड बनाता है Al2O3, जो कि एक लेयर इसका बन जाता है एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाता है, दैट इज स्ट्रांगली अटैच विथ एल्युमिनियम सरफेस। उस सरफेस में स्ट्रांगली अटैच हो जाता है, जो कि इजीली रिमूव नहीं होता है। तो ये हो जाता है, इसको हटाना इतना आसान नहीं है, ये सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट से हटता नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, गुड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्विकली करता है
और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ड्यू टू दिस एलुमिना कैन नॉट बी रिड्यूस, और ये रिड्यूस इजीली नहीं होता है, तो इसीलिए कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके थ्रू से अलग नहीं होगा, क्योंकि इट हैज़ द ग्रेट एफिनिटी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से ये रिडक्शन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू से ही ये अलग होगा। ठीक है, केमिकली ये अलग होता है, यू कैन से दैट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, वाई ए लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक। एक पाउडर्ड कोक का जो लेयर है इज स्प्रिंकल्ड ओवर इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। एक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में बीच बीच में पाउडर्ड कोक का लेयर मतलब ऐसे छिड़का जाता है, उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। पाउडर कोक स्प्रिंकल करते हैं, क्यों करते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों किया जाता है। तो ये जो पाउडर कोक है स्प्रिंकल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में, तो वाई? तो इसका रोल है टू रोल, बिकॉज फर्स्ट वन टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ कार्बन। वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसमें जो कार्बन रॉड है वो बर्न ना करे, वो डायरेक्टली बर्न ना करे एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में उसका कार्बन है, चूँकि एयर के प्रेजेंस में बर्न होने का, जैसे ही हीट होगा टेम्परेचर हाई होगा तो वो जलने का बर्न होने का चांसेस उसका ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसको स्प्रिंकल किया जाता है टू प्रिवेंट, उसको रोकने के लिए। दूसरा है टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन, और रेडिएशन के थ्रू से भी हीट लॉस होने का डर रहता है, तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसको स्प्रिंकल किया जाता है। तो देयर आर टू आंसर, टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है, दो रीज़न है कि टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, टू प्रिवेंट द हीट लॉस बाय रेडिएशन। तो ये थ्री क्वेश्चंस ए बी सी रीजनिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू एंड एट फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझ लेना है। सो मेरा वीडियो को ठीक से देखिए, ठीक से समझिए लाइन बाय लाइन, तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस। ये हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस जो एल्युमिनियम का पार्ट है, हमने एक वीडियो जो है उसमें डाला है, आप उसको जा सकते हैं मेरा इसमें जाके केमिस्ट्री फाउंडेशन एकेडमी में आप अगर उसको सब्सक्राइब करके किए होंगे तो उसमें आ जाएगा आपका। तो क्लास 10 करके है, इम्पॉर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चंस है, और उसमें कुछ टॉपिक्स भी दिया हुआ है जिसमें कि हमने डिटेल में आपको ये बताया है। तो आपका डिटेल में मेटलर्जी अगर आपको देखना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है डिटेल में, सारा इम्पॉर्टेंट क्लियर करके मेरा जो है वो वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, यू सर्च इट आउट एंड यू कैन फाइंड इजीली। तो उस डिटेल को आप देखिए और उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आप ये जो वीडियोज़ हैं इसका जो बेसिक है, उसके जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट में मेरा वहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। और ये जिससे कि आपका ये जो पूरा कंसेप्ट है, हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस क्या है, बेयर्स प्रोसेस क्या है, ये जो मेटलर्जी का पूरा पार्ट है ना, वो पूरा पार्ट कंसेप्ट क्लियर जो है वो पार्ट है। अगर आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो इजीली आप उस कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा, एकदम इजीली, एकदम लाइक ए क्रिस्टल क्लियर की तरह वो आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें हम उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अब आ जाइए इसमें, राइट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस में ये रिएक्शन क्या, कौन सा रिएक्शन है इन्वॉल्व होता है, ये हम लोग, ये क्वेश्चन है, इसी का आंसर लिखेंगे। तो ये क्रायोलाइट है, तो ये क्रायोलाइट, इसमें 3 आता है, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार और एल्यूमिना, 3 का रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो क्रायोलाइट ब्रेक होगा, ये देख रहे हैं सोडियम है, Na+ अलग हो गया, एल्यूमिनियम अलग हो गया, फ्लोरीन अलग हो गया। इसी तरह से फ्लोरोस्पार CaF2 ये अलग हो जाएगा, और ये एल्यूमिना ये अलग हो जाएगा। तो ये तीनों का अलग अलग जो डिसोसिएशन है वो दिखाना है। और कैथोड और एनोड में कौन सा जाएगा, तो कैथोड में माइग्रेट कर रहा है, डिस्चार्ज होगा एल्यूमिनियम, और ये इलेक्ट्रॉन को, यू नो दैट कैथोड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है।
तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो भी जाएगा कैथोड में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो यहाँ गेन करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह से एनोड में इलेक्ट्रॉन कम होता है, जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इन्वॉल्व होता है हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस में। बेयर्स प्रोसेस का हमने डिटेल में डाला है एंड हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस का विथ डायग्राम आपको उस वीडियो में डाला हुआ है। अगर उस पार्ट को क्लियर करना है तो उस वीडियो को आप देखिए। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस यूज फॉर रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना। तो प्योर एल्यूमिना को रिडक्शन, ये छोटा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 1 नंबर का आता है कि एक क्वेश्चन के अंदर बाइफर्केट किया रहता है, 2-3 क्वेश्चन रहता है। तो इसमें दिया हुआ नेम द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जो रिडक्शन होता है, प्योर एल्यूमिना को रिडक्शन कराते हैं, उसको कौन सा प्रोसेस का नाम क्या है। तो अगेन यही प्रोसेस है, दैट इज हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस। आंसर आपका ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैथोड एंड एनोड यूज इन दिस प्रोसेस। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग आता है, कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसा है कि क्वेश्चन जो है पढ़ने में लगता है कि कोई भारी सा आंसर होगा, इसका कोई भारी आंसर है, कोई बड़ा आंसर है, लेकिन ये छोटा सा आंसर होता है। केमिस्ट्री में यही एक प्रॉब्लम है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो राइट द कैथोड एंड एनोड, सिंपल लिखा हुआ राइट द कैथोड एंड एनोड यूज। तो कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड का यूज़ किया गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो कैथोड का हमने कार्बन लाइनिंग का यूज़ होता है इस रिएक्शन में, और एनोड का थिक ग्रेफाइट रॉड। ये दो, यही क्वेश्चन था इस प्रोसेस में, कौन सा हमारा एनोड में कैथोड और एनोड क्या चीज़ का यूज़ होता है। तो कैथोड यूज़ होता है एज ए कार्बन लाइनिंग और एनोड यूज़ होता है थिक ग्रेफाइट रॉड। तो इस तरह का क्वेश्चंस है, ये मेटलर्जी से हमने दिया है और इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर मेटलर्जी आप स्ट्रॉन्ग करना है तो अगेन वही बात वो बताएंगे आपको कि मेरा जो नेक्स्ट पहले का जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप जाके देखिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दिया हुआ प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोसीड हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द बेयर्स प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें 2-3 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। एक सिंपल है कि राइट द बेयर्स प्रोसेस, एक है, या एक क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम आया तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो ये जब लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट में आपको लिखना है दैट इज बेयर्स प्रोसेस, ये पहला पार्ट होगा जो कि यहाँ तक ये दिख रहा है आपको, ये आंसर है। और दूसरा पार्ट में आ जाएगा हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो दोनों मिला के ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कंप्लीट होता है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है गलती कर बैठता है, वो सिर्फ आधा लिखता है दैट इज़ बेयर्स प्रोसेस। तो वो आधा ऑब्वियसली हाफ मार्क्स उसको मिलेगा, मतलब जितने भी मार्क्स रहेंगे उसके आधा मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस मिलके ही एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कंप्लीट होता है, ये याद रखना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में 2 स्टेप, 2 प्रोसेस इंक्लूड रहेगा, दैट इज़ बेयर्स प्रोसेस, और लास्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था हॉल्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस, दोनों मिलके ही कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ सिर्फ बेयर्स प्रोसेस का मेंशन किया, इसके पहले क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको दे चुके थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है बेयर्स प्रोसेस, बॉक्साइट को मिक्स करेंगे NaOH के साथ, तो ये क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ बॉक्साइट, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट यू नो दैट एल्युमिनियम का जो मेन इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइट ओर है, तो मेजर ओर है बॉक्साइट ओर से ही हम लोग एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो दैट इज़ बॉक्साइट है, इसको हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके 150 to 200 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर बनेगा। दिस सोडियम एल्यूमिनेट को नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, उसको हीट करेंगे विथ वाटर, डाइल्यूटेड विथ वाटर। तो वाटर के साथ डाइल्यूटेड करेंगे और टेम्परेचर नियर अबाउट 60 डिग्री, और ये NaOH एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम तीसरे स्टेप में यूज़ करेंगे। दिस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगेन हीटेड एट 1100 डिग्री सेल्सियस, तो ये एल्युमिना बनेगा। तो एल्युमिना एंड वाटर, दिस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हुआ बेयर्स प्रोसेस।
यही एल्यूमिना जाके आगे जो हमने लास्ट आंसर हमने बताया था हॉल्ट्स प्रोसेस, हॉल्ट एंड हेरोल्ड्स, यही एल्यूमिना जाके फिर हॉल्ट्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस में यूज़ होता है। यही एल्यूमिना को लेके फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट ये सब मिक्स करके फिर हॉल्ट्स एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो ये दोनों मिला के पूरा कंप्लीट होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और यहाँ से यहाँ तक दैट इज एल्यूमिना जब बना तो ये लास्ट हुआ ये हमको बेयर्स प्रोसेस। तो यहाँ 3 स्टेप होगा बेयर प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन। इस तरह का क्वेश्चन एक पैटर्न रहेगा ही, ये रहता ही है कि इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसको कंप्लीट भी करना है, बैलेंस भी करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये स्कोरिंग भी पार्ट है। तो ये NaCl + H2SO4 यहाँ दिया है ले, इसका मतलब मोर देन नहीं है, ये लेस देन 200। तो लेस देन 200 में इसको हीट करने पे क्या होगा, तो लेस देन अगर 200 में हीट करते हैं तो बाइसल्फेट बनता है, ये याद रखना है। अगर मोर देन 200 रहेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। अगर लेस देन 200 है, जो कि यहाँ पे है लेस देन 200, तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है और HCl। ये जो मेथड है इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये प्रिपरेशन ऑफ HCl जो है इसमें पोर्शन में है, ये चैप्टर में है ये मेथड। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ HCl का जब प्रिपरेशन होता है तब हम लोग ये मेथड को फॉलो करते हैं। ये ज़्यादा आइडियल होता है। अगर आप हीट कर देंगे मोर देन 200 करेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा। और ये मेथड जो Na2SO4 अगर बन गया तो लैब में प्रिपरेशन ऑफ HCl बनाने में इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि Na2SO4 जो है स्टिक कर जाता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल में चिपक जाता है, जो कि इजीली रिमूव नहीं होता है। इससे क्या होता है, वो कंटेनर पूरा ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हम लोग उससे बचने के लिए हम लोग इसका जो है लेस देन 200 हीट करते हैं। तो वो रीजनिंग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए P2O5 है HCl के साथ, ये POCl3 बनेगा और HPO3 ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पार्ट हमेशा आते रहता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर है जो कि इससे एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स करके। इट मीन्स दैट 4 to 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स तक आता है, मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं। तो कभी कभी 4 कभी कभी 5 ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट द ऑब्जर्वेशन। तो एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है उसका जो टेबल बुक में आप देखेंगे उसका टेबल दिया हुआ है बॉक्स में, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो कलर ऑफ द PPT किस कलर का बनता है और सॉल्यूशन का कलर क्या है, यही क्वेश्चन में रहता है। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन देके आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरह से याद रखना है। तो राइट द ऑब्जर्वेशन, जैसे वैन MnO2 जो कि ब्लैक पाउडर होता है रिएक्ट्स विथ HCl, HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ दिए हैं कि MnO2 वैन दैट इज ब्लैक पाउडर रिएक्ट्स विथ HCl कंसनट्रेटेड HCl, ये ग्रीनिश येलो गैस निकलता है, ग्रीनिश येलो। यही ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो सिंपली खाली लिखने देने से नहीं होगा रिएक्शन। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंपली इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन नहीं लिखना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। मतलब एक लैब में जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जो रिएक्शन हुआ, क्या कलर बना सॉल्यूशन का, क्या PPT बना, या सॉल्यूशन का कलर में क्या चेंजेज आया, या फिर कौन सा गैस निकला, किस कलर का गैस निकला, ये बताना है। मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया वो लिखना है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रीनिश येलो गैस, ये कलर लिखना जरूरी है, मस्ट है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन Ag सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं डाइल्यूट HCl में और उसके बाद फिर से एक्सेस NH4OH उस पर एक्सेस डालते हैं तो क्या होगा। तो जब हम ये करते हैं सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं HCl के साथ, तो हमारा क्या होता है, एक वाइट PPT सिल्वर क्लोराइड बनेगा। जैसे ही आप HCl डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट में तो ये क्या होगा, AgCl देगा। सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT फॉर्म करता है, टेस्ट ट्यूब में PPT फॉर्म करेगा। और अगर उसमें हम एक्सेस डालते हैं NH4OH तो जो वाइट PPT है वो डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होकर कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन है, आपको लिखना है कि कलरलेस एक्सेस जब NH4OH डालेंगे तो इट बिकम्स कलरलेस।
और शुरू में क्या होता है, व्हाइट पीपीटी बनता है सिल्वर क्लोराइड का। तो इस तरह से ये आपका आंसर क्लियर हुआ। तो ऑब्जर्वेशन में इसी तरह से लिखना है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, जो कि पूरा का पूरा मार्क्स एक भी 0 मार्क्स इसमें मिलता है। तो आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन में आइदर यू राइट द कलर्ड, कौन सा कलर गैस निकल रहा है या किस कलर का सॉल्यूशन चेंज बन रहा है या पीपीटी क्या बन रहा है। तो इस तरह का आंसर आपको इसमें देना है। नेक्स्ट में देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हेन FeS रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा, H2S गैस बनेगा। तो H2S गैस जो है रोटन एग स्मेल होता है, ये कलरलेस होता है, लेकिन स्मेल इसका रोटन एग होता है। यही आंसर होगा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन Na2SO3 रिएक्ट्स विद, ये सोडियम सल्फाइड है। जब सोडियम सल्फाइड, कोई भी सल्फाइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो SO2 गैस निकलता है। SO2 क्या होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, इसका स्मेल कैसा होता है, सफोकेशन होता है। तो सफोकेटिंग ऑर्डर ऑफ ये SO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, इसे क्लियर ना? ओके, देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो अभी इसके बाद कुछ फ्लो चार्ट्स जो है हम लोग ऐसे, मेरा जो जितने भी वीडियोस हैं, पहले का प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसमें जो हमने डिटेल में ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस, और अगर ऑर्गेनिक आपको क्लियर करना है तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है मेरा वीडियो में देख सकते हैं उसको, और उसमें डिटेल हमने बताया है, उसका जो फार्मूलाज हैं, यूपैक नेम कैसे होता है, नोमेनक्लेचर पार्ट अच्छी तरह से बताया हुआ है। उसमें क्वेश्चन भी किस तरह से आते हैं वो क्लियर किया हुआ है। एक पार्ट है आइसोमेरिज्म, अलग से हमने बताया है उस वीडियो में। उस आइसोमेरिज्म में भी हमने डिटेल से बताया क्या होता है आइसोमेरिज्म, किस तरह से क्वेश्चंस उसमें आते हैं आइसोमेरिज्म से, उसमें हमने डिटेल में उसको बताया है। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि जो सारा का सारा कवर कर दे, क्योंकि उसमें जो है डिटेल्स में हमने उसको क्लियर कंसेप्ट कराया है। तो उस वीडियो को देखिए तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो जो है ऑर्गेनिक पार्ट है, नोमेनक्लेचर, उस पार्ट को, उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है, आइसोमेरिज्म, उससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने कोशिश किया एक सिंपल जो है शॉर्ट में कंपाइल करने का, कि फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट हमने दे दिया है एल्केन का। तो एल्केन में जो भी रिएक्शन होता है, एक एग्जांपल ले लिया हमने मीथेन का, या इथेन भी आप डाल सकते हैं। तो ये रिएक्शन है क्लोरीन के साथ यूवी लाइट में होने से क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड, फर्दर फिर ये बनेगा डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, लास्ट में एंड प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। हमने एक फ्लो चार्ट शॉर्ट में आपको दिया है। अगर एक्सेस ऑक्सीजन है तो CO2 बनेगा, अगर लिमिटेड ऑक्सीडेशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये मिथाइल अल्कोहल बनेगा, दैट इज मिथेनॉल। और ये अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये टेम्परेचर 350 to 500, तो ये एल्डिहाइड बनेगा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ये ध्यान देना है। और अगर फिर ऑक्सीडेशन अगर कराने, सारे के सारे ये ऑक्सीडेशन है, अलग अलग कंडीशन है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बनेगा। दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH, जिसको हम लोग मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो नोमेनक्लेचर पार्ट है, जैसे फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड को मिथेनॉल बोलते हैं, AL। तो ये जो है नोमेनक्लेचर पार्ट है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डाला है, उसको आप देखिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और वो पूरा अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे तो मेरे हिसाब से अगर एटलीस्ट 2 वीडियो आप उसमें होगा, दोनों 2 वीडियो से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो कम से कम मेरे जो ये वीडियो को छोड़ के अगर और 2 वीडियो आप देख लेते हैं तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री पार्ट कवर हो जाएगा। तो आप आज रात में जैसे आप पूरा पढ़ लिए हैं, बुक को पढ़े हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो नाइट में, रात में एट द एंड आप ये जो 2 वीडियो हैं इसके प्रीवियस और ये अभी का वीडियो, ये पूरा पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा होल केमिस्ट्री जो पोर्शन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इजी वे में आप इसको लिख पाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखना है एंड में, और पूरे एंड तक सीरियली इसको पढ़ना है, इसको देखना है। तो अच्छी तरह से इसको देखिए, वॉच कीजिए और उसका इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, तो आपका ये इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपका नहीं रहेगा। तो आई थिंक हम आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम जो है बोर्ड का केमिस्ट्री में अच्छा जाएगा। तो
फॉलो कीजिए, मेरा इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। ओके देन, ओके।